सो नाउ लेट्स स्टार्ट योर क्लास फॉर थ्योरम 6.1। यहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ना है, थ्योरम 6.1 पढ़ना। अब इस थ्योरम 6.1 को क्या बोलते हैं, बीपीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, बीपीटी होता है। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको बीपीटी बोलते हैं। तो एक क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने जो है इस पे सर्च किया हुआ था कि ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि जब दो साइड्स, ठीक है, किन्हीं दो साइड के जो रेशियोज होते हैं, ठीक है, किन्हीं दो साइड के जो रेशियोज होते हैं वो जो होते हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। ठीक है, इनके कहने का मतलब था, जो थेस थे, कि मान लो कोई ट्रायंगल आपके पास ए बी सी है, ठीक है, और इस बी सी बेस के पैरेलल अगर आप कोई लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रा करते हो, ठीक है, तो ये इस ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक ट्रायंगल ए डी ई में, दूसरा ट्रायंगल ए बी सी में। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो है अब इसकी साइड को सेम रेशियो में ये डिवाइड करता है। मतलब कहने का था कि ए डी जो है, ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी होता है, ऐसा इन्होंने बताया। ठीक है, तो इसे हम लोग बीपीटी भी बोलते हैं, उसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। इसके दोनों नाम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये पेपर में लगभग आती ही है 3 मार्क्स में। इतनी बात क्लियर हुई। तो हम लोगों को यही यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो थ्योरम 6.1 को देखो करना क्या है। आपकी जो बुक है ना उसमें देखो इसका वो लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, अगर उस स्टेटमेंट को पढ़ते हो, वही स्टेटमेंट लिख के आता है पेपर में। ठीक है, जो स्टेटमेंट बुक में लिखा हुआ है वही स्टेटमेंट जो है वो पेपर में लिख के आएगा। फिर आपको खुद ही सॉल्व करना रहेगा और फिगर बनाना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है, क्या गिवन है बताओ। एक ट्रायंगल होगा, ठीक है, क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी है, इसका बेस जो है बी सी था, मतलब बी सी पैरेलल वहाँ पे एक लाइन सेगमेंट डी, ये सब गिवन है। बात समझ रहे हो ना। तो ये फिगर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं पहले। एक ट्रायंगल ए बी सी है और इस बी सी के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट डी, इतना आपको गिवन है। उसके बाद देखो क्या करना, हम लोगों को यहाँ पे प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो साइड डी है, जो लाइन सेगमेंट अभी मैंने डी ड्रा किया है ऑन ए बी एंड ए सी एट अ पॉइंट डी एंड ई, ठीक है, ये करता क्या है, इसको ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी में क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें यही प्रूव करना है कि ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग, देखो कंस्ट्रक्शन में ये है कि हमने बी और ई को ज्वाइन कराया, सी और डी को ज्वाइन कराया, और यहाँ से ई से एक परपेंडिकुलर, ठीक है, ई एफ एक परपेंडिकुलर ये ड्रा किया मैंने, और यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर जी ड्रा किया। इतनी बात सबको समझ में आई। तो इस बीपीटी को, जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है आप लोगों को, इसको प्रूव करने के लिए कितनी चीज़ें आपको जाननी है। एक तो गिवन लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल ए बी सी, बी सी पैरेलल डी, ये प्रूव करना है। और कंस्ट्रक्शन में देखो हमने सिर्फ ये चीज़ किया कि ई एफ, अलग से मैंने क्या किया, ई एफ परपेंडिकुलर ए बी ड्रा किया हुआ है एंड डी जी परपेंडिकुलर ए सी ड्रा किया हुआ है। बताओ ठीक है यहाँ तक। अब इसका प्रूफ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है, इसके प्रूफ को ही समझना है अच्छे से। अब देखो यहाँ पे आपको दो साइड मिलेगी, इस ट्रायंगल की दो साइड, एक ए बी है, दूसरा ए सी है। बी सी जो है इसका बेस है। तो एक बार हम लोग इस साइड ए बी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और दूसरा ए सी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे।
इन ट्रायंगल ADE, अब देखो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितना होता है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये सबको पता है ना कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो ध्यान से देखो, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ ADE की, तो ये परपेंडिकुलर है ना, EF जो है वो इसी AB पे तो परपेंडिकुलर है, मतलब ये AD पे भी तो परपेंडिकुलर है। तो फार्मूला क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे एरिया निकालूँ ट्रायंगल ADE की, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या होगा बताओ? AD होगा ना, और परपेंडिकुलर EF होगा, AD इंटू EF। बताओ इतना ठीक है? बात समझ में आई ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा हमारा? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस देखो, इसी बेस पे जो है, ये बेस है आपका और ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, तो AD इंटू EF हो गया। क्लियर है? इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिया। अब इसी के करिस्पॉन्डिंग ट्रायंगल और लेते हैं। ध्यान देना है आपको, आप AB साइड पे एरिया निकाल रहे हो, तो आपने क्या किया? देखो ध्यान से देखना, इस टॉपिक को भूलना मत। एक ADE है आपका, ठीक, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, फिर क्या आएगा आपका DBE, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ADE लिया, दूसरा ट्रायंगल यहीं से शुरू करेंगे DBE, ठीक है, इन ट्रायंगल DBE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE क्या होगा? यहाँ पे भी 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका बेस बताओ? इसका बेस ये BD है, ठीक है, इसका बेस आपका BD है, और परपेंडिकुलर क्या है? यही परपेंडिकुलर है। देखो इस ट्रायंगल DEB की ये एक्सटेंडेड लाइन है, मतलब ये बढ़ी हुई लाइन है, और इसी बढ़ी हुई लाइन पे EF जो है आपका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर आपका EF ही रहेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। जब कोई ट्रायंगल स्केलन होता है तो राइट एंगल बनाने के लिए कोई लाइन को एक्सटेंड कर दिया जाता है और उस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर इसमें लिया जाता है। इतनी बात समझ में आई? ये दोनों भूलोगे तो नहीं ना। एक ट्रायंगल आपने ADE लिया है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, दूसरा ट्रायंगल DBE लिया है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों में हाइट यही EF रहेगी। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे? ये नहीं आ रहा है ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये एक्सटेंडेड लाइन होती है। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल अगर राइट एंगल नहीं होता है, अभी मैं इसके बाद भी पढ़ाऊँगा, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, वो समझना है। तो जब कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं? इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया जाता है। इसको क्या करेंगे? एक्सटेंड कर देंगे। अब ये यहाँ पे आया 90 डिग्री बना दिया, तो ये ट्रायंगल तो आपका यही है, लेकिन इस पर परपेंडिकुलर यही ड्रा होगा एक्सटेंडेड लाइन, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। अब क्या करेंगे? फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। हाँ, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, वी गेट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, देखो हमने इस एरिया को इस एरिया से क्या किया? डिवाइड कर दिया, तो कितना हो गया? ये 1/2 AD इंटू EF अपॉन 1/2 BD इंटू EF। EF कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो क्या बचा? AD अपॉन BD, और ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई? इतना बराबर ये लिखा होगा। क्लियर है ना यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। तो जो वर्क अभी हमने इस साइड AB के लिए किया, सेम यही वर्क अब हम लोग साइड AC के लिए करेंगे। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं? तो यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, अभी मैंने ADE लिया था, इस साइड से चल रहा था मैं। अब अगर इधर से मैं करूँगा तो क्या लूँगा? AED, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ADE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना हो जाएगा आपका? 1/2 बेस, इसका बेस तो अब AE आएगा, तो बेस कितना हो गया? AE, और हाइट अब इधर की जाएगी DG। बताओ ठीक है? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर हो रहा है?
अब इसी के करस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल है वो ले लो। अभी मैंने ए ई डी लिया, अब मैं क्या करूँगा, ई सी डी लूँगा, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ए सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इज इक्वल टू 1/2 बेस, इसका बेस क्या है, ई सी है, और परपेंडिकुलर इसका यही रहेगा एक्सटेंडेड लाइन पे, ठीक है, इंटू डी जी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। फिर वही काम करेंगे जो मैंने इधर डिवाइड किया, क्या लिखेंगे, डिवाइड 4/5, वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इज इक्वल टू 1/2 ए ई इंटू डी जी और अपॉन 1/2 ई सी इंटू डी जी। यहाँ डी जी हाफ ऑफ कट गया, तो ये हो गया आपका ए ई बाई ई सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 6। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बताना, ठीक है। इतना समझ में आया ना। एक बार इस साइड से 2 ट्रायंगल ले लेना, एक बार उस साइड से 2 ट्रायंगल ले लेना, तो इधर के दोनों ट्रायंगल को डिवाइड करके एक इक्वेशन ये बना, और इधर के दोनों ट्रायंगल को डिवाइड करके एक इक्वेशन ये बनेगा। अब क्या करेंगे, इस थर्ड को भी हम लोग इस 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा कि इस थर्ड को भी हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो देखो मैं राइट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह तो थोड़ा कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या राइट करेंगे अब, अगेन डिवाइड थर्ड बाय 6 वी गेट, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इस थर्ड को 6 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपका देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ठीक है। इसको डिवाइड करना है किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, इससे आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका जो आर एच एस साइड है वो भी लिखोगे, ये था आपका ए डी बाई बी डी, और अपॉन में ये कितना था, ए ई बाई ई सी। इतनी बात क्लियर है ना सबको, ठीक है। यहाँ तक मैंने इस वाले इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन नंबर 6 से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये आपका ए डी ई और ये ए डी ई कैंसिल हो जाएगा, एक जैसा लिखा हुआ है। अब बचता है एरिया ऑफ डी बी ई और एरिया ऑफ ए सी डी, ठीक है। तो मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, जैसे जो है आपका फिगर ये था, ठीक है, यही तो फिगर था आपका ए बी सी डी और ई। तो यहाँ पे देखो किस ट्रायंगल की बात हो रही है, एक आपके डी बी ई की बात हो रही है, दूसरा डी ई सी की बात हो रही है, ठीक है। इफ टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड between टू सेम रेशियो टू सेम बेस, देन both the triangles have same area, ठीक है। समझो ध्यान से, इसका मतलब ये होता है कि जब एक ही बेस पे 2 ट्रायंगल हो, देखो ध्यान से, इस डी पे ही 2 ट्रायंगल, एक हमारा डी बी है और दूसरा हमारा डी सी है, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसी सिंगल बेस पे एक ट्रायंगल डी बी है और इसी डी ई पे आपका डी सी भी है, तो इसी सिंगल बेस पे ये 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है। तो जब किसी सिंगल बेस पे 2 ट्रायंगल होते हैं और दोनों किसी पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं, तो दोनों के एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, सॉरी डी ई सी। ये ए सी डी कहाँ से लिखा हुआ है,
ACD नहीं था यार, वो तो ECD था ना। ACD कहाँ से आ गया? ACD नहीं होगा ये। देखो एक ट्रायंगल ADE हुआ था, यहाँ पे देखो ADE, और दूसरा क्या था? DBE था ना। तो इसमें एक रहेगा AED और दूसरा रहेगा ECD। ये E था। देखो इसी के अकॉर्डिंग लेना है। यहाँ पे देखो, इधर इस वाले को समझो जैसे वो भी होगा। ADE हुआ, फिर देखो यहाँ पे DBE हुआ, DBE, तो इधर पे क्या होगा? AED हुआ, ADE या AED, ठीक है, ये हुआ। और यहाँ पे देखो आपका ECD होगा, ठीक है, ये ECD था, यहाँ पे ये E रहेगा। तो ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल ECD ऑन सेम बेस, किस सेम बेस पे है ये? D, ऑन सेम बेस D एंड बिटवीन सेम पैरेलल D एंड BC। ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपको राइट करना है। बात समझ में आई कि जो ट्रायंगल दोनों थे DBE और DEC ऑन द सेम बेस D, दोनों सेम बेस D पर हैं और दोनों क्या हैं? जो पैरेलल आपके पास थे D और BC, उन्हीं के बीच में हैं, ठीक है। तो जब ऐसा होता है, therefore we can say area of triangle DBE is equal to area of triangle ECD। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि जब आपके दो ट्रायंगल किसी सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में होते हैं तो दोनों एरिया क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जब ये भी इक्वल हो गए तो ये भी तो कैंसिल हो जाएगा अब, ठीक है। तो आप अब इसको भी यहाँ से कैंसिल कर सकते हो क्योंकि ये दोनों भी क्या हो गया? आपका इक्वल हो गया। तो ये भी यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कैंसिल हो गया आपका। अब बचेगा क्या आपके पास? देखो तो ये टोटल कैंसिल होके 1 बचा आपके पास, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AD अपॉन BD अपॉन AE और अपॉन EC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना हो? देखो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो गया? ये हो गया आपका AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन BD। ये हो गया, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो क्या प्रूव करना था आपको इस फिगर में? आपको यही तो प्रूव करना था। ये ABC था आपका और ये क्या था? DE। तो AE बाई EC इज इक्वल टू AD बाई DB। ये आप BD DB कुछ भी कह सकते हो क्योंकि इसमें जो ये जो यहाँ पे सपोज करते हो, इसका नॉमिनेशन जो करते हो ना किसी पॉइंट से, वो आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, चाहे BD लिखो DB लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका हो गया कंप्लीट, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आई? एक बार फिर से बताएं। एक बार फिर से बताइए। देखो ये ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है। ये ट्रायंगल है तो एक परपेंडिकुलर आपने इधर ड्रा किया हुआ और एक परपेंडिकुलर आपने इधर ड्रा किया हुआ, ठीक है। अब देखो करना क्या था आपको? एक बार इस वाली साइड से एरिया लेना था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये मैंने लिखा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। ये आपका बेस था और इधर का ये हाइट था, ठीक। फिर मैंने क्या किया? ये ट्रायंगल लिया, DBC लिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने क्या लिया? ये लिया आपका DBC। देखो DB यहाँ पे भी गलत है, क्या लिखा? अच्छा ये भी तो था, ठीक है। अब ये सही है। तो ये DBE लिया मैंने। एक बार मैंने क्या लिया? एक बार मैंने ADE लिया और इसी के करस्पॉन्डिंग लेना है आपको, तो DBE हो गया, ठीक। ये तो यहाँ से 1/2 और ये बेस इंटू हाइट हो गया। दोनों को डिवाइड करा मैंने तो AD बाई BD बचा केवल। ये साइड पे आएंगे तो देखो ट्रायंगल AED लिया मैंने, ये देखो ADE लिया। तो यहाँ से क्या होगा? 1/2। अब इसका ये बेस है और ये हाइट है। AE बेस हो गया और DG हाइट हो गया। फिर क्या करेंगे? ECD लेंगे।
तो इसमें भी 1/2 और बेस आपका इसमें AC आएगा और हाइट आपका DG ही आएगा। इसको भी डिवाइड करेंगे तो AE/EC बना। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को 6 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 3 को 6 से डिवाइड कर दिया तो AD/BD इज इक्वल टू अपॉन AE/EC लिखा मैंने, ये दोनों इक्वल था, पहले ही कट गया। फिर यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि जब किसी सेम बेस पे और दो पैरेलल के बीच में जब कोई दो ट्रायंगल होते हैं तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। तो इन दोनों के जब एरिया इक्वल हो गए तो ये भी तो कैंसिल हो गया, तो बचा आपका 1 इज इक्वल टू दिस और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रूव हो गया कि जो अदर टू साइड थी वो सेम रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। ठीक है, अब देखो हम लोग इसे एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, वो भी इतना ही ज़्यादा सही होगा जितना ये सही है, ठीक है। क्या करना है आपने, देखो यहाँ पे क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DB। एक बार आपने ये ट्रायंगल लिया हुआ, एक बार ये ट्रायंगल लिया हुआ, ये तो याद रहेगा, इसको तो नहीं भूलोगे। और इस साइड से AED और ये ECD रहेगा जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रूफ में आपको करना क्या है, सिर्फ यही दो चीज़ें लिखनी है। क्या लिखनी है, एक बार लिखना है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कितना फिगर से देख के बता सकते हो ना, ADE और DB, यही तो लिखोगे, बताओ ठीक है। इज इक्वल टू इस साइड से एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, ECD लिखोगे ना, बताओ ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई। तो इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है ADE का वो कितना आएगा, बताओ मुझे। ये आएगा आपका 1/2 और बेस इंटू हाइट, बेस कितना है AD और इसका परपेंडिकुलर कितना है EF, सही है ना ये, हाँ। और इसका एरिया कितना होता है 1/2 इंटू BD और इंटू EF, यही तो रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखो अभी ये सॉल्व हो जाएगा ऐसे। ये इतना क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ। सीधा सीधा आपने ये अपॉन ये कर दिया, ये अपॉन ये, जो बाद में आप 1 2 3 4 बना के डिवाइड करते हो, मैंने एक साथ सबको लिख दिया। पहले क्वेश्चन नंबर 1 ये बनाए थे, फिर 2 बनाए, फिर 3 बनाए, फिर 4 बनाए, फिर 1 को 2 से डिवाइड किए थे, 3 को 4 से डिवाइड किए थे, यही तो किए थे। तो डायरेक्ट आप ऐसा भी कर सकते हो ना कि सभी ट्रायंगल के एरिया को डिवाइड करके पहले से ही लिख लो जो डिवाइड होना है, लास्ट में बनेगा तो यही ना आपका, ठीक है। तो आपने ये लिख दिया और इस साइड से देखो ये होगा आपका 1/2 AE इंटू कितना DG आएगा ना, और यहाँ पे 1/2 EC इंटू कितना DG। तो 1/2 EE और 1/2 DG कट गया, तो बचा क्या आपका AD/BD इज इक्वल टू AE/EC। ये प्रूव हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बस ये कंप्लीट हो गया, बस इतना ही लिखना है, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। थ्योरम 6.2 जो कन्वर्स BPT है, BPT का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट बुक में लिखा हुआ है, इसमें एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, ठीक है। पहले वाले में क्या था, BPT में हम लोगों ने क्या देखा था कि उसमें दो साइड आपकी पैरेलल थी, बट इसमें पहले से ये गिवन है कि यहाँ पे साइड के जो रेशियो हैं वो सेम है। मतलब इसमें आपका गिवन रहेगा AD/BD इज इक्वल टू AE/EC, ये गिवन है। यहाँ पे प्रूव क्या करना है आपको, यहाँ पे प्रूव करना है कि जो D है वो पैरेलल है BC की। इसके पहले वाले में ये चीज़ यहाँ लिखी थी और ये चीज़ यहाँ लिखी थी ना ऐसे, बट इसमें उल्टा हो गया, इसमें ये गिवन है, ये प्रूव करना है। क्लियर। कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग। देखो आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है ABC और BC के पैरेलल एक लाइन DE है। तो देखो AD/BD AE/EC ये आपका गिवन है, आपको यहाँ प्रूव करना है कि BC DE के पैरेलल है। तो करते क्या है, यहाँ पे तो पैरेलल दिख ही रहा है, तो हम ऐसे थोड़े कह देंगे कि पैरेलल दिख रहा है इसलिए पैरेलल है, ऐसा तो करेंगे नहीं,
ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम इसके पैरेलल एक दूसरी लाइन सपोज कर लेते हैं। हमने मान लिया यहाँ पे एक डी ई डैश, चाहे ये पैरेलल दिखे या ना दिखे डजेंट मैटर, लेकिन हमने इसको मान लिया कि डी ई डैश जो है वो बी सी के पैरेलल है। ये तो इसके पैरेलल दिख ही रहा है, तो इसे कह देने से तो ये पैरेलल हो नहीं जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसी के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रा कर दिया डी ई डैश। अब हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि हमारा बी सी जो है वो डी ई डैश के पैरेलल है, डी ई के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, डी ई डैश पैरेलल बी सी ड्रा कर दिया, डी ई डैश पैरेलल बी सी ड्रा कर दिया, ठीक है। अब प्रूफ देखो इसका, अब ध्यान से समझ लो इसके प्रूफ को, ठीक है। अब देखो गिवन क्या है आपके पास, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये गिवन है ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये गिवन है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि डी ई डैश पैरेलल है बी सी। तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं राइट करूं, बाय कंस्ट्रक्शन अगर मैं राइट करूं तो क्या लिखूंगा। अब सपोज कर लो कि अगर मैंने कहा कि बी सी डी ई डैश के पैरेलल है, मतलब ये लाइन तो है ही नहीं, यही तो मतलब हुआ कहने का। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेशियो को सेम करना चाहूँ तो ए डी बाई डी बी लिखूँगा, बताओ, ए डी बाई डी बी लिखूँगा और इधर से क्या लिखूँगा, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, यही तो लिखूँगा, बताओ सही है ना। कि जब आपका दो साइड आपका जब पैरेलल होता है तो अदर टू साइड के जो रेशियोज होते हैं वो सेम यही तो राइट करते हो। तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपान ई डैश सी, यही तो राइट करोगे ना बी पी टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, बाई कंस्ट्रक्शन या बी पी टी कह सकते हो, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मैंने यूज की कि नहीं की, ए डी बाई डी बी लिखा और ए ई डैश अपान ई डैश सी लिखा मैंने, और ये तो आपका पहले से ही क्वेश्चन में था, ये चीज़ पहले से गिवन है, और ये चीज़ मैंने अभी कंस्ट्रक्शन से बीपीटी लगा के राइट किया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, ए डी बाई बी डी यहाँ पे भी है, ए डी बाई बी डी यहाँ पे भी है, तो ये कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ तक बात सबको समझ में आई। अब देखो ध्यान से, ए ई बाई ई सी, ठीक है, ये देखो ये जो आपका ई पहले से था, तो ए ई बाई ई सी मिल चुका है, और ये किसके बराबर मिल गया हमको, ए ई डैश अपान ई डैश सी के। अब यहाँ पे ये चीज़ प्रूव तब होगी कि बी सी हमारा डी के पैरेलल है जब ये दोनों सेम पॉइंट हो जाएं, एक ही पॉइंट पे होंगे, तभी तो हम ये कह सकते हैं कि बी सी हमारा डी के पैरेलल है, डी डैश के नहीं, यही तो बोलेंगे। तो एक कैसे संभव है, क्या करना है आपको, ऐड करना है वन, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, एडिंग वन ऑन बोथ साइड। तो ये देखो क्या अभी समझ में आएगा कि क्यों हमने वन ऐड किया। तो ए ई बाई ई सी प्लस वन इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस वन कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये देखो दोनों साइड में प्लस वन करने पे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं, जो काम कर रहे हो इधर भी कर रहे हो उधर भी कर रहे हो। जैसे प्लस वन को अगर मैं उधर भेजूंगा तो माइनस वन होके कट गया ना, बताओ, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो, दोनों साइड में सेम वैल्यू ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा, ए ई प्लस ई सी और अपॉन में ई सी आएगा ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ऐसे और ऐसे, इसके नीचे वन भी है सपोज करो, वन बाई वन तो राइट कर सकते हो ना, तो इधर और ये मल्टीप्लाई हो गया। और सेम चीज़ यहाँ पे भी करोगे तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी और अपॉन में ई डैश सी, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया, वन क्यों ऐड किया गया, अब देखो समझ में आएगा। अब देखो क्या बन गया आपका, ए ई प्लस ई सी, तो मिला के कितना हुआ, ए ई प्लस ई सी मिला के आपका ए सी हुआ, ए सी बाई ई सी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो अब इसको समझो,
ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये भी तो मिला के आपका ए सी हुआ, ये भी आपका हो गया ए सी अपॉन ई डैश सी। अब देखो 1 क्यों ऐड किया आपने, 1 इसलिए ऐड किया कि 1 ऐड करने पे जो वैल्यू अब बन रही वो दोनों में सेम बन गई। अगर सेम है तो ये कैंसिल भी तो हो गई, तो बचा क्या आपके पास, देयरफॉर ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी, क्योंकि ए सी तो कैंसिल हो गया आपका, तो बचा क्या, ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। तो क्या ऐसा संभव है, अब यहाँ फिगर में देखो क्या बोल रहा है, ई सी जो है वो ई डैश सी के इक्वल है, ऐसा तो देखने में नहीं लग रहा है ना। ई सी जो है आपका वो ई डैश सी के कहाँ इक्वल है, नहीं इक्वल है ना। और ये कब हो सकता है, ई सी जो है वो ई डैश सी के इक्वल कब हो सकता है, जब ये दोनों पॉइंट किसी एक ही जगह पे तो हो। ई और ई डैश जब एक ही जगह पे होगा तभी तो ये इक्वल होगा। तो ये पॉसिबल कब है, यहाँ पे देखो, इट इज पॉसिबल व्हेन E and E dash on the E and E dash will be same point, और कह सकते हो कॉन्सिडेंट हो, ठीक है। E और E डैश जब एक ही पॉइंट पे हो या कॉन्सिडेंट हो, कॉन्सिडेंट का मतलब एक पॉइंट पे रहना, दोनों का मतलब एक ही चीज़ होता है, चाहे सेम पॉइंट पे लिख दो चाहे कॉन्सिडेंट लिख दो, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि ये तब संभव है, ये दोनों चीज़ें इक्वल तभी हो सकती हैं जब ई और ई डैश किसी एक ही पॉइंट पे हो। बताओ बात समझे कि नहीं, अगर ये इसकी जगह पे आ जाए या ये इसकी जगह पे चला जाए तभी तो दोनों की डिस्टेंस इक्वल होगी। तो ये मैंने लिख दिया कि ऐसा होगा तभी होगा, इसका मतलब ई और ई डैश क्या है, कॉन्साइड है, मतलब किसी एक सेम पॉइंट पे हैं। तो जब ऐसा हो गया कि ये दोनों किसी एक ही पॉइंट को एग्जिस्ट करते हैं, तो देयरफॉर वी कैन से बी सी पैरेलल डी। तो जब दोनों एक ही पॉइंट है तो हम तो ये कह ही सकते हैं ना कि अब बी सी जो है डी के पैरेलल है, डी डैश के पैरेलल क्यों होगा, ई डैश भी तो हमारा ई पे है और ये हमारा ई डैश पे, दोनों एक ही सेम पॉइंट पे हैं। तो जब दोनों एक ही पॉइंट पे, यहाँ पे तो मैंने अलग अलग दिखाया है बट हमने क्या प्रूव किया यहाँ पे कि ये दोनों जो है एक सेम पॉइंट पे आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा बी सी जो है वो डी के पैरेलल है। ये हो गया प्रूव यहाँ पे, हेंस प्रूव, ठीक है, क्लियर हुआ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यहीं तक आपको समझना था। एक बार आपके पास ये गिवन था और ये चीज़ आपने कंस्ट्रक्शन से राइट किया जो ई डैश माना हुआ था, तो यहाँ से ए डी बाई बी डी कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना था आपको, 1 ऐड करना था। 1 क्यों ऐड किया, क्योंकि 1 जब ऐड करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई को आपके ए सी और ए सी दोनों में मिल गया, तो ए सी कैंसिल होकर ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी आया। अब ये तो दिखने में भी नहीं है, ऐसा संभव कब हो सकता है, ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब ये दोनों एक पॉइंट हो, और जैसे ही ये दोनों एक पॉइंट हो गए, मतलब ये खिसक के जब इस पे आ गया तो बी सी डी के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बस ये प्रूव हो गया।